today we are going to read chapter 8 clauses. See, a sentence can be divided into two parts, or we can say clause. So a clause is a group of word which has a subject and a finite verb. आज हमें इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्लॉसेस पढ़ने हैं. सबसे पहले आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लॉज में 3 टाइप्स ऑफ क्लॉसेस होते हैं. प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, और इसके बाद हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट क्लॉज. सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. इट हैज़ फाइनाइट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट एंड कन्वेज कंप्लीट सेंस. ठीक है, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो इट इज़ नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज. It also has a finite verb and a subject but does not convey the complete sense on its own. It always depends on main clause. Coordinate clause की बात अगर हम करेंगे तो independent clauses which are joined by coordinating conjunctions, they are known as coordinate clauses. ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कि जो हमारा subordinate clause है it is divided into 3 types, that is noun clause, adjective clause and adverb clause. डिटेल में हम पढ़ेंगे एक के बारे में. सबसे पहले हम देखेंगे noun clause. A noun clause is a subordinate clause in a sentence which functions as a noun in the sentence. ठीक है, we know that the noun can be the subject of the verb, a subject complement, the direct object of a verb or the object of preposition. Noun clause का काम क्या है? It functions as a noun in a sentence. For example, you see what the English teacher said was very inspiring. Here the noun clause is the subject of the verb was. क्या कह रहा है कि इंग्लिश टीचर ने जो कहा वो बहुत इंस्पायरिंग था. ठीक है, तो इंग्लिश टीचर एज अ नाउन क्लॉज फॉर द वर्ब was. नेक्स्ट हमें देखना है अ नाउन क्लॉज इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द कंजक्शन दैट, इफ एंड वेदर. यानी हम नाउन क्लॉज में कंजक्शन से स्टार्ट करते हैं, वेदर, दैट, इफ. For example, he asked me whether I knew the new neighbors. He asked me that he knew the new neighbors. He asked me if I would introduce him to the new neighbors. तो noun clause generally हम conjunction that, if या whether से start करते हैं, और इसके साथ ही it may also be introduced by WH words such as why, when, where, how, who, what, which, etc. For example, he asked me why the child was crying. See, now next we have to learn about adjective clause. An adjective clause is also called a relative clause. It is a type of subordinate clause which performs the function of an adjective to a noun in the sentence. The noun being described by the adjective clause is called its antecedent. यहाँ पे adjective clause को हम relative clause भी कहते हैं. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही एक टाइप है और फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव टू द नाउन इन द सेंटेंस. जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है उसे हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं. इसके बाद ही हमें देखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, लेकिन कभी कभी हम सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट करते हैं और कभी कभी इसका यूज़ करना कंपलसरी है. देखेंगे the relative pronoun conjunction of the adjective clause stands for the subject of the verb. The relative pronoun cannot be omitted. जब हमारा relative pronoun subject के लिए फंक्शन कर रहा है तो हम वहाँ पे relative pronoun को omit नहीं कर सकते हैं अपने सेंटेंस में. For example, these are the people who helped us. ठीक है, अब यहाँ पे who subject है और ये verb क्या है इसके लिए? helped. तो यहाँ पे हम अपने रिलेटिव प्रोनाउन हु को यूज़ करना कंपलसरी करते हैं. लेकिन व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ द एडजेक्टिव क्लॉज देन द रिलेटिव प्रोनाउन में बी ओमिटेड. लेकिन जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो वहाँ पे हम उसे ओमिट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द पीपल हुम वी हेल्प्ड. इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं दीज आर द पीपल वी हेल्प्ड. एक नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉसेस. डिफाइनिंग क्लॉज आर ऑल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आर नोन एज नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉसेस. ठीक है, डिफाइनिंग क्लॉज के साथ हमेशा हम दैट का यूज़ करते हैं और नॉन डिफाइनिंग क्लॉसेस बिगिन्स विथ विच. डिफरेंस क्या है दोनों में देखिए. An adjective clause is said to be defining if it is very much part of its antecedent. अगर हमारा जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो हमारे एंटीसीडेंट यानी अपने नाउन को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो डिफाइनिंग क्लॉज या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहलाएगा. ठीक है, यानी उसका यूज़ हमारे सेंटेंस में कंपलसरी होता है टू कन्वे कंप्लीट मीनिंग. इसके साथ ही इफ़ द एडजेक्टिव क्लॉज मियरली गिव्स एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंटीसीडेंट एंड इट नो वेज डिफाइन इट then the adjective clause is said to be non-defining. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द गर्ल्स हु आर वियरिंग कैप्स स्टूड अप, इसका मतलब क्या है, ऐसी लड़कियों के बारे में बात हो रही है जो कि कैप पहनी थी और वो सभी खड़ी हो गई. इट मीन्स दैट here the adjective clause gives necessary information about its antecedent and in fact it is very much part to complete the subject and such it is the defining clause. लेकिन अगर हम कह रहे हैं my father who is away at the moment just called, here हम अपने सेंटेंस में adjective clause को comma से separate कर रहे हैं. That means that here the adjective clause doesn't play an important role to complete the complete meaning of the subject, so it is non-defining clause. अब next और last topic हमें पढ़ना है about adverb clause. An adverb clause is a subordinate clause which does the same job as an adverb or an adverb phrase in the sentence. अब यहाँ पे verb को modify करने वाले clause adverb clause कहलाते हैं. हम देखेंगे कि अपने sentence में adverb clause के क्या function है. सबसे पहले it tells the timing of the action. It also tells us about the place where the action took place, the reason why the action took place, what was the manner of the action, what was the purpose behind the action, and next we have to see what was the concession or contrast in the action and the real cause. अगर हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हम उसमें लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, बिफोर, आफ्टर का यूज़ कर रहे हैं. प्लेस की बात करेंगे तो वेयर एवर का यूज़ करेंगे. रीज़न की अगर हम बात करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज में बिकॉज, सिंस, एज यूज़ हो रहा है. लेकिन मैनर की बात करेंगे तो एज इफ, एज थ्रू का यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट पर्पस की अगर हम बात करेंगे तो सो दैट, इन ऑर्डर दैट का हम यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम या कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो दो, ऑल दो, इवन इफ, वॉट एवर, वाइल का यूज़ करते हैं. बिकॉज हियर वी हैव टू शो दैट द रिजल्ट एंड द कॉज वॉज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ ईच अदर. ठीक है. कंडीशंस की अगर हम बात करें तो इफ़, प्रोवाइडेड दैट का यूज़ हम करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है व्हाट आर द पंक्चुएशंस यूज्ड इन एडवर्ब क्लॉज. सबसे पहले देखिए, व्हेन एन एडवर्ब क्लॉज अपीयर्स बिफोर द मेन क्लॉज अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द टू क्लॉजेस. मेन क्लॉज अगर एडवर्ब क्लॉज के बाद आ रहा है तो हम एडवर्ब क्लॉज के बाद कॉमा यूज़ करते हैं. देयर इज़ नो नीड फॉर अ कॉमा व्हेन द एडवर्ब क्लॉज अपीयर्स आफ्टर द मेन क्लॉज. लेकिन अगर हमारा एडवर्ब क्लॉज मेन क्लॉज के बाद है तो हमें कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसके साथ ही वी यूज़ वाइल एंड वेयर एज टू शो क्लॉजेस इन डायरेक्ट अपोजिशन टू ईच अदर एंड वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट द क्लॉज इवन व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज अपीयर्स आफ्टर द मेन क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल यू सी, I have very little time to do my homework, comma, whereas you have lots of time to do yours. This Mary is slim, comma, while I am overweight. तो जब हमारे दोनों clause is completely contrast with each other, then we separate it by using whereas and while, and we separate it by comma. Just as we use a comma before while when it indicates contrast, we can do the same with since and as to indicate the cause. When while, as and since indicate time and as indicates manner, we do not use the comma. हम अपने सेंटेंस में while, as और since के लिए कॉमा यूज़ करते हैं फॉर एडवर्ब क्लॉज. लेकिन जब वो हमारे सेंटेंस में एज एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह फंक्शन कर रहे हैं देन वी डो नॉट यूज़ कॉमा इन बिटवीन मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. सो दिस इज़ द चैप्टर जिसे आज हमने पढ़ा है व्हाट इज़ क्लॉज. After that we have seen that the clause is divided into three categories, that is principal clause, subordinate clause and coordinate clause. Again the subordinate clause is divided into three parts, that is clause, adjective clause and adverb clause. इसके साथ ही हमने पढ़ा है कि हम अपने adjective clause में which और that का यूज़ कब करते हैं, relative pronouns को हम omit and compulsory कब करते हैं अपने sentence में, हम अपने सेंटेंस में डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉसेस के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं. एंड लास्टली वी हैव सीन अबाउट एडवर्ब क्लॉज. दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर और हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, रीड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस. इट विल बी वेरी क्लियर टू यू एंड देन यू ट्राई टू डू द एक्सरसाइजेस. गुड डे.